उसके कांपते हुए हाथ ने मेरी कलाई पकड़ रखी थी, जिस पर कई साल पुराने जख्मों के निशान अभी भी नहीं गए थे। व्हीलचेयर पर बैठे हुए उस इंसान की आंखों में आंसू थे और सामने बेड पर लेटी वो बूढ़ी औरत आखिरी सांसें ले रही थी, जिसका गुरूर आज मिट्टी में मिल गया था। उसने बड़ी मुश्किल से मुंह को खोला। आवाज बड़ी मुश्किल से हलक से निकल रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इतना जुल्म किया। कमरे में सिर्फ वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। वो इंसान जो मेरा पति बनना चाहता था, उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा कि शायद मैं पिघल जाऊं। मैंने उसका हाथ उस बूढ़ी औरत की गिरफ्त से झटके से छुड़ा लिया था। मेरी आंखों में नमी नहीं, बर्फ थी। मैंने सख्त लहजे में कहा कि कुछ गुनाह माफी के नहीं, सिर्फ कर्मों के फल के लायक होते हैं। और ये कहकर मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया, ये जाने बिना कि दरवाजे के बाहर एक और मुश्किल मेरा इंतजार कर रही है। मेरा नाम देविका है, वो देविका जिसको लगता था कि अनाथ आश्रम की चार दीवारी से बाहर निकलते ही जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसी हो जाएगी। पर मुझे क्या पता था कि कुछ लोगों के लिए अनाथ होना सिर्फ एक कमी नहीं, बल्कि एक जुर्म होता है, जिसकी सजा उनको सारी उम्र भुगतनी पड़ती है। मैं अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि मेरा अपना घर हो, जहां पर मुझे कोई बेटी कहकर बुलाए। और उस दिन जब सुपरिंटेंडेंट मैडम ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, तो मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना कबूल हो गई है। मेरे सामने सोफे पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वुमेन ईशानी और उनके पति बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे सर से पांव तक ऐसे देखा कि जैसे कोई ग्राहक किसी खास चीज को परखता है। उनके चेहरे पर एक नकली सी मुस्कुराहट थी। ये तो काफी प्यारी बच्ची है, क्या बात है, वाह। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें अपने बेटे शशांक के लिए बिल्कुल ऐसी ही मासूम और घरेलू सी लड़की चाहिए थी। हम नहीं चाहते कि आज की फैशन वाली लड़ाकू और तेज नखरीली लड़कियां हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दें। हमें तो बस एक बेटी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुकून बना रहे और हमारे बेटे का घर बस जाए। ये शब्द मेरे लिए अब किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं थे। ये सुनते ही मैं खुशी से फूले नहीं समाई। वो लड़का अमीर घराने का था, साथ ही उसके मम्मी पापा इतने शरीफ लग रहे थे। अब मुझे भला और क्या ही चाहिए था। जब मैं वापस हॉल में आई, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे खुशी से देख रही थी। अरे ईशानी, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त गरिमा ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा कि इतने बड़े बंगले में तुम राज करोगी। जब मैं वापस हॉल में आई, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे खुशी से देख रही थी कि अरे वाह, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त गरिमा ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा कि इतने बड़े बंगले में तुम राज करोगी देविका, बहुत ऐश करोगी। मैंने सुना है कि उनका अपना कारोबार है, नौकर चाकर सब हैं। तुम तो बिल्कुल शहजादी बनकर रहोगी। मैंने शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली। बस तुम सब मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि वो मुझे सच में बेटी समझे। मेरी दोस्त ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर मेरी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। अनाथ आश्रम से मेरी विदाई हुई थी। मैंने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था, जो मेरी सासी लेकर आई थी। शशांक मेरा पति थोड़ा चुप रहने वाला लग रहा था। शादी के बीच उसने एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। उस वक्त मुझे लगा कि शायद वो शर्मीला सा है, पर यह मेरी पहली गलतफहमी थी। जब वो मेरी मांग में सिंदूर भर रहा था, तब भी उसकी आंखों में कोई खुशी की चमक मुझे नजर नहीं आई थी। उसके होठों पर भी मुस्कुराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कुछ जबरदस्ती कर रहा है, जो उसके दिल को खुशी नहीं दे रहा। ये बात मुझे कुछ खटक सी रही थी। फिलहाल शादी के बाद जब मेरी विदाई हुई, मैं एक बंगले के गेट के अंदर दाखिल हुई, तो मेरा दिल जोर जोर से बुरी तरह से धड़क रहा था। ये मेरा घर था। मैंने सपनों में भी ऐसे घर का कभी नहीं सोचा था। हम गाड़ी से उतरे तो मेरी सास आगे बढ़ी, पर इसकी जगह कि वो मुझे दरवाजे से अंदर लेकर जाती, वो तो मुझे साइड वाले रास्ते की तरफ ही ले गईं। माँ जी, हम इधर क्यों जा रहे हैं? मैंने दबी हुई आवाज में उनसे पूछा, तो मेरी सास के चेहरे से वो ममता भरी मुस्कुराहट ही गायब हो गई थी, जो अनाथ आश्रम में थी। अब वहां पर सिर्फ सख्ती थी। चुपचाप चली आओ मेरे साथ, सवाल मत करो ज्यादा। उनकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मैं बिल्कुल सहम कर रह गई थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि जो औरत अभी इतनी मीठी बनी हुई थी, अचानक से उसके अंदर इतनी सख्ती क्यों आ गई है।
घर के पिछले हिस्से में मौजूद पुराने से कमरे के सामने वो मुझे ले जाकर रुकी। दरवाज़ा खुला तो अंदर धूल और मिट्टी की बदबू आई। ये कोई बेडरूम नहीं था, बल्कि एक स्टोर रूम था, जहाँ पर पुराना फर्नीचर, टूटे हुए डब्बे और घर का फालतू सा सामान पड़ा हुआ था। एक कोने में टूटी हुई चारपाई भी बिछी हुई थी। ये क्या है? मेरा दम घुटने लगा। मैंने मुड़कर शशांक की तरफ देखा, जो कि अपनी माँ के पीछे सर झुकाए हुए खड़ा था। शशांक, ये सब क्या है? उससे पहले कि शशांक अभी मुझसे कुछ कहता, वो मेरी बात का जवाब देता, इतने में मेरी सास ने मेरा बाजू जोर से मोड़ दिया। सुनो लड़की, अपने दिमाग से शहजादी बनने का सपना छोड़ दो। उनकी आंखों में नफरत उमड़ आई थी। तो मैं यहाँ पर बहू बनाकर नहीं लेकर आई हूँ, मैं बल्कि इसलिए लाई हूँ क्योंकि आजकल नौकरानियां बहुत नखरे करती हैं और पैसे इतने मांगती हैं कि पूछो ही मत। तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई वारिस भी नहीं है। तुम्हें हमने छत दी है, घर दिया है, बदले में तुम्हें इस घर के काम करने हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। पर आपने तो कहा था कि आप मुझे बेटी बनाकर ले जा रही हैं। मेरे आंसू भड़कने लगे। वो बोली, बेटी सिर्फ बातों में होती है। उन्होंने नफरत से हंसते हुए मुझसे कहा था, शशांक मेरा बेटा है और ये वही करेगा जो इसे मैं करने को कहूंगी। ये कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मैं फौरन से बोली, शशांक, शशांक आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? शशांक ने एक नज़र मुझ पर डाली। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं नजर आ रही थी। उसने बिल्कुल सपाट लहजे में मुझसे कहा कि हाँ, मेरी मम्मी ठीक कह रही हैं। तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा जैसे कि मेरी मम्मी कहें। मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी माँ का सुकून प्यारा है। तुम्हारा ठिकाना अब यही स्टोर रूम है। शशांक अपने कमरे में रहेगा, मेरी सास ने हुक्म देते हुए कहा। और तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, फिर पूरे घर की सफाई करनी है। नाश्ता और कपड़े धोने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर काम में थोड़ी भी गलती हुई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें अनाथ आश्रम की भूख याद आ जाएगी। ये कहकर वो दोनों मुड़ गए थे और धड़ाम जैसी आवाज से दरवाजा बंद हो गया। बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। मैं इस अंधेरे बदबूदार स्टोर रूम में दुल्हन बनी खड़ी हुई थी। मेरे कानों में मेरे दोस्तों के वो शब्द गूंज रहे थे कि तुम तो आज अपने ससुराल जा रही हो। तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, तुम अपने ससुराल में राज करोगी। मैं राज करने नहीं, बल्कि यहाँ पर कैद होने के लिए आई थी। मैं फर्श पर बैठ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे और अपने मेहंदी लगे हुए हाथों को मैं देख देख कर फूट कर रोने लगी। मुझे क्या पता था कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मेरे साथ न जाने क्या क्या होना बाकी था। इस घर में आना मेरे लिए किसी मुसीबत में कदम रखने की पहली सीढ़ी थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद शशांक आएगा, शायद उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह तो होगी, या शायद वो चोरी छुपे ही आकर मुझसे तसल्ली भरी बातें करे। मैं सारी रात दरवाजे की तरफ ही देखती रही, पर वहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। शशांक अपनी माँ के हुक्म के आगे सर झुका चुका था और मुझे उस स्टोर रूम के अंधेरे में और मच्छरों के हवाले कर दिया गया था। सुबह के वक्त ही स्टोर रूम के दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी थी। उस आवाज से मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। दरवाजा खुला तो मेरी सास खौफनाक चेहरे के साथ खड़ी हुई थी और बोली कि महारानी, अभी तक सो रही हो? सुबह हो चुकी है। इस घर में जल्दी ही उठा जाता है। चलो निकलो यहाँ से। बाहर पूरे बैठक की धुलाई करनी है और फिर नाश्ता भी बनाना है। शशांक ऑफिस जाएगा। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकल आई। जी माँ जी, मैं अभी सब कर देती हूँ, मैंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। शशांक नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने चाय का कप उनके सामने रखा तो उसने नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। इसमें चीनी कम है, उसने सपाट लहजे में कहा और कप दूर धकेल दिया। उसकी ये बेरुखी मेरे दिल पर वार कर गई थी। मैंने कप उठाया और किचन की तरफ भागी ताकि उसको ठीक कर सकूं और चीनी डालकर मैं वापस से शशांक को चाय दे सकूं। मुझे समझ आ गई थी कि इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक ऐसे रोबोट की तरह है जिसमें एहसास या कोई जज्बात नहीं होते, सिर्फ काम करने की चिप लगी हुई होती है। मेरी शादी को अभी मुश्किल से 8 दिन ही गुजरे होंगे कि घर का माहौल और ज्यादा घुटन से भरा हो गया। दोपहर का वक्त था जब गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी थी और हॉर्न का शोर मच गया। मेरी सास खुशी से बाहर भागी। अरे मेरी बेटी उर्वशी आ गई है। गाड़ी से एक औरत, अपने पति और 4 बच्चे तूफान की तरह उतरे थे। ये शशांक की बड़ी बहन उर्वशी थी और उनके पति प्रभात थे।
बच्चे उतरते ही चीखने चिल्लाने लगे और पूरे घर को सर पर उठा लिया। वो बहुत शोर शराबा करने लगे थे। उर्वशी दीदी ने मुझे देखा तो माथे पर तेवर चढ़ाते हुए बोली, मम्मी, ये वही लड़की है जो अनाथ आश्रम से आप लेकर आई हैं। उन्होंने मुझे सर से पांव तक नफरत से देखा था। तो सास ने मेरे बारे में बताते हुए उनसे कहा कि हाँ, ये कामकाज में तो फुर्तीली है, बेटा हमारा फायदा हो गया। तुम्हें तो पता ही है, आजकल की नौकरानियों के नखरे, काम करना नहीं चाहती और पैसे इतने मांगती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अनाथ आश्रम से एक ऐसी लड़की ले आऊं जो हमारा काम भी आसानी से कर दे, हमें नौकरानी की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम्हारे लिए ही तो बुलाया है मैंने इसे, ताकि तुम जब आओ आराम से रह सको। प्रभात भाई की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे अजीब सा लगने लगा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो मुझे बुरी तरह से घूर रहे थे, जैसे मैं कोई शिकार हूँ। नमस्ते भाभी, प्रभात भाई ने शातिराना मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने मुश्किल से उनको नमस्ते का जवाब दिया और अपनी नजरें झुका ली। नमस्ते उर्वशी दीदी, उन्होंने अपना हैंडबैग सोफे पर फेंका और हुक्म देते हुए कहा कि ऐ लड़की, जाओ गाड़ी से सामान निकाल कर लाओ और सीधा गेस्ट रूम में रखो। और हाँ सुन लो, बच्चों को भूख लगी है, जल्दी से उनको कुछ खाने का बना कर दो। मैंने भारी भरकम बैग्स को उठाया और अंदर की तरफ चली गई। शशांक वहीं पर खड़ा हुआ था, पर उसने अपनी बहन का सामान उठाने में मेरी कोई मदद नहीं की थी। वो अपनी बहन के साथ हंस-हंस कर खूब बातें कर रहा था और मैं किसी मजदूर की तरह सामान उठा रही थी। जब मैं चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहां पर सब बहुत हंस रहे थे। मुझे देखते ही एकदम से खामोश हो गए। मैंने सबको चाय दी, पर जब मैं प्रभात भाई के सामने पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोफे पर टांग रखकर बैठे हुए थे। लाइए भाभी जी, उन्होंने हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने कप उनकी तरफ बढ़ाया, उन्होंने कप को पकड़ने के बहाने ही जानबूझकर अपनी उंगलियां मेरे हाथ पर फेर दी। वो मेरा हाथ जबरदस्ती छूना चाह रहे थे। उनका ये एहसास मुझे इतना गलत लगा कि मुझे करंट सा महसूस हुआ। मैंने घबराकर हाथ को पीछे खींच लिया था तो चाय की कुछ बूंदें छलक गईं। ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? सास ने मुझे डांटते हुए कहा कि मेहमान के कपड़े खराब करोगी, तुम्हें होश नहीं रहता, कहाँ ध्यान लगाए हुए काम करती हो। प्रभात भाई ने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, भाभी अभी नई नई आई हैं तो शायद थोड़ी सी घबरा गई हैं। वैसे चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है कि भाभी के हाथों में जादू है। उनकी बात का लहजा इतना अजीब सा था कि मैं उनको हैरत से देख रही थी। मैंने शशांक की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहेगा, शायद उसको उनकी इन बातों का बुरा लगे कि कोई दूसरा मर्द उसकी पत्नी से ऐसी बातें कर रहा है, पर शशांक मोबाइल में ही लगा रहा। उसको कोई खबर ही नहीं थी कि उसकी पत्नी के साथ क्या कुछ हो रहा है। मैं वहां से फौरन भागकर किचन में आ गई और सिंक के पास खड़े होकर अपने हाथ को साबुन से जोर जोर से रगड़ने लगी। मुझे अपने हाथ से घिन आ रही थी। अभी मैं बर्तन धो ही रही थी कि नंद का पति फिर से पानी पीने के बहाने किचन में आ गए और मुझसे बोलने लगे कि अरे भाभी, आप तो यहाँ पर अकेली काम कर रही हैं। वो धीरे धीरे मेरे करीब आए। मैं सहम कर पीछे हटने लगी और बोली कि जी, वो पानी बाहर मेज पर ही रखा हुआ है, आप बाहर पी लीजिए। पर वो नहीं रुके, बल्कि एक और कदम आगे बढ़ाया। पानी तो वही है, पर मैं देखना चाहता था कि आपको किसी मदद की जरूरत तो नहीं। वैसे आप बहुत ही खूबसूरत हैं। शशांक की तो किस्मत खुल गई। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मैंने उनसे कांपती हुई आवाज में कहा कि प्लीज आप बाहर चले जाइए। मेरी सास देख लेंगी इस वक्त तो पता नहीं क्या कुछ होगा। इस वक्त मेरी बेबसी हद से ज्यादा थी। इस घर में इतने लोग थे, पर कोई एक भी मेरा अपना नहीं था। जिस पति के सहारे मैं यहाँ पर आई थी, जिससे शादी करके 7 जन्मों तक का रिश्ता बांधकर मैं यहाँ आई थी, वो एक जिंदा लाश बना हुआ था। उसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। प्रभात की नजरें मुझे नोच रही थी और मैं किचन के कोने में भीगी बिल्ली की तरह खड़ी हुई थी। तभी बाहर से उर्वशी दीदी की आवाज आई, प्रभात, आप कहाँ पर रह गए हैं? बच्चों को तो संभालिए, देखिए ये कितना परेशान कर रहे हैं। तभी वो आगे बढ़कर जाने लगा और उसने जाते जाते मुझे आंख मारी और हल्की आवाज में कहा कि फिर बात होगी, अभी चलता हूँ भाभी। और वो चला गया। पर मेरे वजूद में डर भर गया था। रात को जब मैं स्टोर रूम में वापस आई तो मैंने फौरन से कुंडी लगा दी और अपने दिल को तसल्ली दी। मेरा दिल बुरी तरह से बेचैन था और मैं फूट फूट कर रो रही थी।
मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मेरा काम सिर्फ झाड़ू पोछा करना नहीं होगा, बल्कि मुझे अपनी इज्जत भी इन भेड़ियों से बचानी होगी। और मेरा पति शशांक गहरी नींद में सो रहा था, बिल्कुल बेखबर, और यहाँ मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए उम्मीद की किरण नहीं था, बल्कि मुश्किल का एक नया मोड़ लेकर आने वाला था। मैंने नाश्ते के बर्तन अभी समेटे भी नहीं थे कि उर्वशी दीदी अपने कमरे से बाहर निकली और मेरे सामने कपड़ों का एक पहाड़ लाकर फेंक दिया था। ये सिर्फ उनके नहीं, बल्कि उनके पति और चारों बच्चों के मेले कपड़े थे। ये लो, इनको अभी धोना है, उर्वशी दीदी ने हुक्म देते हुए कहा। और खबरदार, जो मशीन इस्तेमाल की, इससे कपड़ों की चमक खराब हो जाती है, इसलिए सारे कपड़े तुम्हें अपने हाथों से धोने हैं, बहुत संभाल कर। इस बात का ध्यान रखना कि कपड़ों का कलर नहीं निकले और बिल्कुल साफ होने चाहिए। मैंने हैरत से इतने बड़े ढेर को देखा। अरे दीदी, इतने सारे कपड़े, इनको हाथ से धोने में तो शाम हो जाएगी और मैं बहुत थक जाऊंगी। मेरी बात सुनते ही पास में खड़ी हुई मेरी सास मेरे ऊपर बरस पड़ी कि हाँ, तुम्हें तो बस जुबान चलानी आती है, क्या इतने कपड़े नहीं धो सकती? तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लेकर आए हैं। मेरी बेटी यहाँ पर मेहमान है, इसका काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और सुन लो, 1 घंटे के अंदर अंदर कपड़े धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद पूरे घर की सफाई भी करनी है और दोपहर के खाने में कुछ अच्छा सा पकाना है। मैंने खामोशी से कपड़ों का ढेर उठाया और बैठक के नल की तरफ चली गई। कमर तोड़ मेहनत शुरू करी। सूरज मेरे सर पर आ गया था और मैं पसीने पसीने होकर कपड़े रगड़ रही थी। प्रभात 2-3 बार बैठक में आए और मुझे काम करते हुए देखकर अपनी हवस भरी नजरों से टटोलते रहे, पर मैंने सर नहीं उठाया था। मेरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था और सर में बहुत दर्द था। भूख से बुरा हाल था, पर किसी ने भी मुझे पानी का नहीं पूछा था। शाम तक मैं बुरी तरह थक चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद जब मैं किचन से निकली तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। मुझे बुखार चढ़ाया था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने स्टोर रूम में पहुंची और टूटी हुई चारपाई पर गिर गई। मेरे मुंह से कर्राहट निकल रही थी और बहुत तेज ठंड लग रही थी। कोई वहां मेरा हाल देखने वाला नहीं था। अंधेरे कमरे में मैं अकेली तड़प रही थी। रात का पिछला पहर था जब शशांक बैठक में टहल रहा था। शायद उसको नींद नहीं आ रही थी। स्टोर रूम की जालीदार खिड़की से मेरी कर्राहने की आवाज बार बार जा रही थी। अचानक से उसके कदमों की छाप रुक गई। दरवाजे की कुंडी खुली और शशांक अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाजे पर मोबाइल की टॉर्च जलाई और मेरे चेहरे पर डाली। देविका, क्या हुआ है तुम्हें? उसने करीब आकर पूछा था। तब मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मेरा हलक सूख रहा था। पानी, पानी, शशांक, मुझे प्यास लगी है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो वो भी चौंक गया। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो जल्दी से गया और पानी का ग्लास लेकर आया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। ठंडा पानी हलक से नीचे उतरा तो मुझे थोड़ा सा होश आया था। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। शशांक के लहजे में पहली बार मुझे नरमी सी महसूस हुई और वो दवाई लेकर आया और मुझे खिलाई। बुखार की तेजी और पति की जरा सी अटेंशन को पाकर मेरे सब्र का बंधन टूट गया। मैंने एकदम से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। शशांक, आपको मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं है? आप तो मेरे पति हैं, आप तो मेरा एहसास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि आपकी पत्नी बनकर आई थी। मैं हिचकियों के बीच बोलती रही। शशांक एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया था। शायद उसके अंदर का मर्द या उसका जमीर जाग उठा था। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ मेरे सर पर रखा कि मैं मजबूर हूँ देविका, मेरी मम्मी के सामने मैं जुबान नहीं खोल सकता। तो क्या आप मुझे मरने देंगे? इस वजह से मैंने उसकी कमीज मुट्ठी में जकड़ ली। मुझे यहाँ से लेकर जाइए, हम कहीं और रह लेंगे प्लीज शशांक। अभी वो मुझे तसल्ली देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर एक साया दिखा और रोशनी का बटन ऑन हुआ। सास की कड़कदार आवाज गूंज गई थी, शशांक, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शशांक फौरन से करंट खाकर मुझसे दूर हो गया। मेरी सास खौफनाक नजरों से हमें देख रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और मेरा बाजू पकड़कर झटक दिया। मैं जानती थी कि ये अनाथ आश्रम की लड़की ड्रामेबाज ही होगी, झूठी बीमारी का बहाना बनाकर मेरे बेटे को फंसा रही है, उसकी हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। मैंने रोते हुए हाथ जोड़ लिया। नहीं माँ जी, मुझे सच में बहुत तेज बुखार है, मैं बहाना नहीं कर रही।
वो फौरन से बोली कि बकवास बंद करो, कोई बुखार नहीं है तुम्हें, ये सब काम चोरी के बहाने हैं और कुछ नहीं। और शशांक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना कि इस मनहूस लड़की के पास तुम्हें नहीं जाना है। तो शशांक सर झुकाए हुए खड़ा था। उसकी वो थोड़ी सी हमदर्दी माँ के डर से फौरन से ही गायब हो गई थी। मम्मी, वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसने कमजोर सी आवाज में अपनी सफाई देनी चाही, तो सास ने उसको डांट दिया कि ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है, जो तुम बन भी रहे हो। खबरदार, जो आज के बाद तुम उसके कमरे में भी आए तो चलो मेरे साथ। फौरन से सास ने शशांक का हाथ पकड़ लिया और उसको खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले गईं। जाते जाते उन्होंने मुड़कर मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। सुबह तक अगर बुखार का ड्रामा तुमने खत्म नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से दोबारा से कुंडी लगा दी गई। शशांक एक बार फिर से मुड़कर नहीं देख पाया। वो मुझे इस बुखार और तकलीफ की हालत में अकेला छोड़कर अपनी माँ के साथ जा चुका था। मैंने दोबारा अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को मौत के हवाले कर दिया, क्योंकि जिंदगी तो इस घर में वैसे भी खत्म हो गई थी। शशांक के जाने के बाद मेरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अभी मुझे रोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर मौसम ने खतरनाक अंगड़ाई ली। बादल जोर जोर से गरजने लगे और तूफान जैसी बारिश शुरू हो गई। स्टोर रूम की छत कच्ची थी और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो मूसलाधार बारिश का बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। छत के कुछ हिस्से से पानी टपकने लगा। पहले एक कतरा गिरा, फिर बिल्कुल लंबी धार बन गई। बदकिस्मती से छत का जो हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर था, वो एकदम मेरी चारपाई के ऊपर था। ठंडा पानी मेरे बुखार से तपते हुए वजूद पर गिरने लगा। मैंने खिसकने की कोशिश की, पर जिस्म में इतनी जान भी महसूस नहीं हो रही थी कि मैं हिल भी सकती। मेरा बिस्तर पूरी तरह गीला हो गया था और मैं सर्दी से बुरी तरह से कांप रही थी। दांत बज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे नमूनिया मेरे फेफड़ों में पंजे गाड़ रहा है। पूरी रात मैंने इसी गीले बिस्तर और टपकती हुई छत के नीचे गुजार दी थी। सुबह हुई तो बारिश रुक गई थी, पर मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। रोज के हिसाब से ही सास सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे गीले बिस्तर पर लेटे हुए देखा और उनके माथे पर हमदर्दी की एक शिकन तक नहीं उठी थी। उठो नवाबजादी, क्या ढोंग कर रही हो बीमारी का? सास ने मेरी चारपाई पर जोर से हाथ मारा। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उनको देखा। माँ जी, रात भर बारिश का पानी मेरे ऊपर गिरता रहा। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरी आवाज इतनी हल्की थी कि मुश्किल से उन तक पहुंची होगी। तो सास ने नफरत से गीले बिस्तर को देखा और नाक चढ़ाई। ये तुम्हारी अपनी सुस्ती का नतीजा है। क्या चारपाई इधर उधर नहीं कर सकती थी? पानी आ रहा था तो? खैर, जो भी हो, अब उठो और जल्दी से बाहर आओ। आज शाम को हमारे मेहमान आ रहे हैं। घर के सारे पर्दे और बेडशीट गंदी हो रही है, उनको अभी चेंज करना है और फिर धोना भी है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। माँ जी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं इतने भारी पर्दे और चादर कैसे धोऊंगी? वो बोली, ज्यादा जुबान मत चलाओ। अगर दोपहर तक सारे पर्दे और चादर नहीं धुली तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आज उर्वशी भी तैयार हो रही है। हम सब बाजार जा रहे हैं। वापसी तक काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? अब मैं भी मरती क्या न करती। मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर मैं हिम्मत करके दीवार का सहारा लेते हुए उठी। मेरा सर चकरा रहा था और दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। घर के भारी पर्दे उतारे और बेडशीट भी चेंज कर दी। उर्वशी दीदी और शशांक तैयार होकर लॉन में खड़े हुए थे। शशांक ने मुझे देखा कि मैं किस तरह से दीवारों से टकरा टकरा कर चल रही हूँ। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, पर माँ के डर की वजह से उसने मुंह मोड़ लिया। मम्मी, हम चलें, देर हो रही है। उर्वशी ने कहा तो वो बोली कि हाँ चलो बेटा। प्रभात, तुम भी नहीं जा रहे हो क्या? सास ने प्रभात से पूछा, जो सोफे पर ही बैठा हुआ टीवी देख रहा था। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं घर पर ही रुकता हूँ और बच्चों को देख लूंगा। आप लोग चले जाइए, प्रभात ने मासूमियत से जवाब दिया। तो शशांक और उर्वशी दीदी बाजार चले गए थे। घर में सिर्फ मैं, बच्चे और प्रभात रह गए थे। मैं बैठक के कोने में बैठी हुई पर्दे और चादर धोने लगी। ठंडे पानी में हाथ डालते हुए मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई थी। बुखार की तेजी से मेरा दिमाग फट रहा था। अभी मैंने एक पर्दा ही निचोड़ा था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरी छा गई। मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, पर नाकाम रही और वहीं पर गीले फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी।
प्रभात, जो शायद इस मौके की तलाश में खिड़की से झांक रहा था, फौरन से बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखा। बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर गई। आज लगता है कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है। वो बड़बड़ाया और मेरे करीब आया और मुझे झंझोड़ा। देविका भाभी, क्या हुआ है? जब उसको यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गई हूँ, तो उसकी नीयत पूरी तरह से बिगड़ गई। वो मुझे होश में लाने की जगह या डॉक्टर को बुलाने के बजाय उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। तुम्हारा इलाज स्टोर रूम में ही होगा। उसकी आंखों में हवस नाच रही थी। वो मुझे उठाकर स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगा। मैं बेहोशी की हालत में थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई तो मुझे उठा रहा है। मैं बिल्कुल बेहोश नहीं थी। थोड़ा सा तो मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किसी की गोद में हूँ या कोई मुझे उठा रहा है, पर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी क्योंकि मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो मुझे लेकर स्टोर रूम में दाखिल हुआ और मुझे चारपाई पर पटक दिया। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक से बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। सास और बाकी सब शायद बाजार बंद होने या किसी और वजह से जल्दी ही घर वापस आ गए थे। प्रभात के एकदम से होश उड़ गए। उसको अंदाजा हो गया था कि वो बुरी तरह से फंसने वाला है। उसने फौरन से पहलू बदल दिया। जैसे ही सास और शशांक स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंचे, प्रभात ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। उसने मुझे जोर से झटका दिया, जैसे वो अपनी जान छुड़वा रहा हो, और तेज आवाज में चिल्ला रहा था कि छोड़ो मुझे, ऊपर वाले से डरो भाभी, ये आप क्या कर रही हो? सास और शशांक दरवाजे पर ये मंजर अपनी आंखों से देखकर पत्थर के हो गए थे और मैं मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बेजान जिस्म के साथ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, और प्रभात अपनी कमीज ठीक करने की एक्टिंग कर रहा था। ये क्या हो रहा है? सास ने फौरन से दहाड़ कर पूछा। प्रभात ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि माँ, शुक्र है आप लोग आ गए हैं। मैं तो पानी पीने के लिए किचन में गया था। ये लड़की वहां पर आ गई और मुझे बहाने से स्टोर रूम में बुलाया। ये मुझ पर डोरे डाल रही है, मेरे करीब आने की इतनी कोशिश कर रही थी। मैं तो अपनी इज्जत बचाकर भाग रहा था। मैं जो अब थोड़ा सा होश में आ रही थी, ये इल्जाम सुनकर बिल्कुल कांपती रह गई। मेरी जुबान तलवे से चिपक गई थी। ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कर्राते हुए कहा। कि बकवास बंद करो बेशरम औरत। सास ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं पहले ही जानती थी कि तुम्हारी जैसी अनाथ आश्रम की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तुमने मेरी बेटी के घर में डाका डालने की कोशिश की। शशांक के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। सास के थप्पड़ की आवाज गूंजी। शशांक का सब्र अब जवाब दे गया था। प्रभात की झूठी एक्टिंग और माँ के इस अंदाज ने उसके अंदर के जानवर को जगा दिया था। उसने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि हकीकत क्या है। उसके नजदीक उसकी आंखों में देखा मंजर ही सच था। शशांक ने आगे बढ़कर मेरे बाल को मुट्ठी में जकड़ लिया और मुझे चारपाई से नीचे घसीट लिया। मैं फर्श पर गिरी तो मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकली। शशांक, ऊपर वाले के लिए मेरी बात तो सुनिए। मैंने रोते हुए उसके पांव पकड़ने की कोशिश की कि खबरदार, जो मेरा नाम अपनी इस गंदी जुबान से भी लिया। शशांक ने मुझे ठोकर मारकर खुद से दूर किया। मैं तुम्हें भोली भाली सी लड़की समझकर लाया था, पर तुम तो आस्तीन का सांप निकली। मेरी बहन के घर को बर्बाद करने की कोशिश की तुमने। उसके बाद उसने वो किया जिसकी उम्मीद भी मुझे बिल्कुल नहीं थी। उसने कमरे के कोने में पड़ा हुआ वाइपर उठाया और मुझ पर बरसाना शुरू कर दिया। तेज बुखार में तपता हुआ मेरा जिस्म इस मार को सहने के काबिल नहीं था। मैं बिल्कुल कांप उठी थी। प्रभात दरवाजे में खड़ा हुआ एक शातिराना मुस्कुराहट के साथ ये सारा तमाशा देख रहा था, और उर्वशी दीदी अपनी माँ के कान भर रही थी। माँ, देखा आपने, ये मार खाने के ही लायक है। इसने तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पति को ही अपने जाल में फंसा लिया। उर्वशी ने फौरन जहर उगला। सास ने शशांक को और भड़काया कि शशांक, तुम क्या देख रहे हो? इस गंदगी को अभी और इसी वक्त घर से निकालकर बाहर करो। मैं एक लम्हा भी इस बदकिरदार औरत को अपनी छत के नीचे नहीं बर्दाश्त करूंगी। शशांक का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो मेरे सर पर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गुस्से के अंगारे नजर आए। मैं तुम्हें एक और पल इस घर में नहीं रखूंगा। वो फौरन से अपने कमरे में गया और अलमारी की दराज से कुछ पेपर निकाल कर लाया और मेरे मुंह पर दे मारे, जो शायद डाइवोर्स के पेपर थे, और बोला कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। मुझे तुम्हारे आसार पहले से ही कुछ सही नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं ये डाइवोर्स पेपर पहले से ही बनवा लाया था, पर मुझे नहीं पता था कि आज ही इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। ये शब्द मेरे कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए।
मेरा घर, मेरी उम्मीद, मेरा मान, सब कुछ एक ही लम्हे में जर्रा जर्रा होकर बिखर गया था। मैंने हाथ उठाकर कुछ कहना चाहा, पर मेरे होठों से सिर्फ खून ही निकल रहा था। शब्द मेरा साथ छोड़ चुके थे। शशांक ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए बैठक से गुजारकर मेन गेट की तरफ लेकर गया। मेरा जिस्म पत्थर और फर्श से रगड़ खा रहा था और उसको जरा भी रहम नहीं आया। उसने गेट को खोला और मुझे बाहर गली के धूल में धक्का दे दिया। मैं मुंह के बल कीचड़ में जाकर गिर गई। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, शशांक जोर से चिल्लाया। ये चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के कई लोग घर से बाहर निकल आए थे और खिड़कियों से झांक झांक कर देख रहे थे। मेरी सास भी गेट पर आ गई। उन्होंने तेज आवाज में मोहल्ले वालों को कहा कि देखो सब लोग, ये लड़की बदकिरदार है। इसने हमारे घर की इज्जत पर ही हाथ डाला। हम ऐसी औरत को घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। मोहल्ले वाले सब कुछ देख रहे थे। वो मुझे खून में लथपथ बेजान जिस्म की हालत में गली में पड़ा हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर मुझे सहारा दे दें या सास की बात के खिलाफ जाएं। हर कोई खड़ा हुआ मेरा तमाशा देख रहा था। एक दो औरतों ने तो अफसोस से सर भी हिलाया और कुछ बातें करती हुई वापस चली गईं। शशांक ने जोर से गेट बंद कर दिया। लोहे के गेट के बंद होने की आवाज मेरे लिए जिंदगी के दरवाजे के बंद होने के जैसी थी। रात गहरी हो गई थी और गली में सन्नाटे का आलम था। मैं वहीं पर कीचड़ और मिट्टी में पड़ी हुई थी। मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर दर्द नहीं हो रहा हो। ठंड, बुखार और जख्मों की जलन ने मुझे हल्की बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया था। मेरी आंखें पत्थर की हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी ही रात है। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहां पर सितारे भी शायद मेरी बेबसी पर मुंह छुपाए हुए बैठे थे। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं बिल्कुल अंधेरे में डूब गई। मेरी पलकें भारी हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की नींद मेरी आंखों में भरी हुई है। आंखें खुली तो सामने सफेद छत थी और माहौल में दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। मैंने सर को हिलाने की कोशिश की तो मेरे पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। मेरे बाएं हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, पास में खड़ी हुई एक अधेड़ उम्र नर्स ने नरम लहजे में मुझसे कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिमाग में यादों का तूफान उमड़ आया था। बारिश, स्टोर रूम, प्रभात का वो झूठ, उसकी एक्टिंग, शशांक की मार और फिर वो डाइवोर्स पेपर जो मेरे मुंह पर मारे गए थे, जिससे मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। मैंने एकदम से अपने पेट पर हाथ रखा और अपने हाथों को ऐसे टटोला जैसे मैं किसी चीज को ढूंढ रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ कैसे आई हूँ? मेरी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुझे खुद ही सुनाई नहीं दी। नर्स ने मेरे आंसू साफ कर दिए और उसने कहा कि तुम सिटी हॉस्पिटल में हो। कल तुम्हें कुछ लोग यहाँ पर लाए थे। वो बता रहे थे कि उनको तुम गली में मुर्दा हालत में पड़ी हुई मिली थी। तुम्हारे अंदर जान नहीं थी, नहीं तुम बिल्कुल बेहोश थी। तो उन लोगों ने तरस खाकर तुम्हें यहाँ पर दाखिल करवा दिया और एक पर्ची भी दी थी और फिर चले गए। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारे जिस्म पर बहुत गहरे जख्म थे और निमोनिया भी हद से ज्यादा बढ़ गया था। मैं खामोश हो गई। मुझे यकीन था कि वो लोग मोहल्लेदार ही होंगे, यहाँ पर फेंक गए ताकि उनके मोहल्ले में कोई पुलिस केस नहीं बने। अब मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, ना कोई घर, ना मम्मी पापा और ना ही कोई पति। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी और डिवोर्स का दाग भी मेरे ऊपर लग गया था। कुछ दिन गुजरे तो मेरी हालत संभलने लगी। डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज करने की बात कर रहे थे, पर यह बात मेरे लिए मौत जैसी थी। मैं यहाँ से अगर डिस्चार्ज होती तो कहाँ जाती? अनाथ आश्रम वाले अब मुझे वापस नहीं लेते क्योंकि मैं शादीशुदा थी। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया जाना था, मैं हिम्मत जमा करके नर्स के पास गई। मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। तो नर्स ने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा और बोली कि हाँ बेटी, क्या परेशानी है? मैंने उनके कदमों में बैठने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे रोक दिया। मैडम, मेरे सर पर कोई छत नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। मैं मैट्रिक पास हूँ और बहुत मेहनती हूँ। आप मुझे यहीं पर रख लीजिए। मैं सफाई वगैरह कर लूँगी, पेशेंट की देखभाल कर लूँगी। बस मुझे यहाँ पर रहने की जगह दे दीजिए। 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी तो मैं यहीं पर नौकरी कर लूँगी। मैं सड़क पर नहीं फिरना चाहती। अगर ऐसा हुआ तो कुत्ते मुझे नोच खाएंगे। हेड नर्स ने मेरी आंखों में छुपी हुई बेबसी देखी तो उनका दिल एकदम से परेशान हो गया।
उन्होंने अस्पताल में बात करी और मेरी खराब हालत देखकर मुझे वार्ड असिस्टेंट रख लिया गया। ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने अपना सारा ध्यान और मेहनत लगा दी। मैं दिन रात पेशेंट का ख्याल करती, उनके जख्म धोती और दवाइयाँ देती। शायद मैं अपने सपनों का इलाज दूसरों के जख्मों पर मरहम रखकर कर रही थी। नर्सिंग स्टाफ ने मेरा शौक देखा तो मुझे काम ठीक से सिखाना शुरू कर दिया। मैं बहुत जल्दी सब कुछ सीख गई थी और एक बहुत हुनरमंद नर्स बन गई थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। मैं अब वो डरी सहमी हुई देविका नहीं रही, बल्कि हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स बन गई थी। एक रात इमरजेंसी वार्ड में हलचल सी मच गई। सायरन की आवाज गूंजने लगी और स्ट्रेचर की भागदौड़ शुरू हो गई। जल्दी करो, बहुत ही सीरियस केस है, डॉक्टर चीख रहे थे। और एक नौजवान लड़के को खून में लथपथ हालत में लाया गया। उसकी महंगी गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो गया था। उसका दायां पांव बुरी तरह से कुचला जा चुका था। वो दर्द से कर्राह रहा था, पर बेहोशी में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। डॉक्टर ने उसको फौरन से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसकी जान तो बच गई, पर उसका एक पांव काटना पड़ गया। जब उसको होश आया, उसको ये बात पता चली, तो वो अपने काबू से बाहर हो गया। मैं उसके कमरे में दवा लेकर दाखिल हुई थी तो उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा कि निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे मरने दो, क्यों बचाया मुझे। वो नौजवान दहाड़ रहा था। ये आनंद था, शहर के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा। वो दिखने में बहुत हैंडसम था, पर अब उसकी आंखों में वीरानी और गुस्सा था। मैं डरी नहीं, बल्कि खामोशी से सामान समेटने लगी। देखिए, शोर मचाने से आपका पाँव वापस नहीं आ जाएगा। जिंदगी ऊपर वाला देता है, उसको ऐसे खत्म करने का आपको कोई हक नहीं है। मैंने नरमी से लेकिन मजबूत लहजे में कहा। आनंद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। शायद उसको उम्मीद थी कि मैं डरकर भाग जाऊंगी। तुम्हें क्या पता कि दर्द क्या होता है, उसने कड़वाहट से कहा। मैं लंगड़ा हो गया हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम बस अपनी ड्यूटी करो और दफा हो जाओ यहाँ से। वो बिल्कुल दवाई खाने को तैयार नहीं था। वो ना खाना खाता था और ना ही किसी डॉक्टर को अपने जख्म चेक करने देता था। वो बिल्कुल जिंदगी से मायूस हो गया था। नर्स उसके कमरे में जाने से भी घबराती थी। तब हेड नर्स ने मेरी ड्यूटी खास तौर पर आनंद के साथ ही लगा दी। मैं जानती थी कि जिस्मानी जख्मों से ज्यादा उसकी आत्मा के जख्म गहरे हैं। मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि वो किस बात पर इतना ज्यादा परेशान है। सिर्फ पाँव का कट जाना वजह नहीं थी। उसकी आंखों में किसी के धोखे का दर्द भी था, जो मुझे अपने दर्द जैसा ही लग रहा था। और फिर अगले दिन वो मंजर सामने आया, जिससे उसके गुस्से की असली वजह मुझे पता चली। अगले दिन दोपहर के वक्त एक बहुत मॉडर्न और खूबसूरत सी लड़की आनंद के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। ये उसकी मंगेतर सोनिया थी। वो टक टक करती हुई सीधी आनंद के कमरे में दाखिल हो गई। मैं उस वक्त आनंद की ड्रिप चेंज करने के लिए ही वहीं मौजूद थी। आनंद का चेहरा उसको देखकर खिल उठा। उसकी वीरान आंखों में उम्मीद की एक चमक जाग उठी थी। सोनिया, तुम आ गई हो, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। आनंद ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर सोनिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की जगह एक कदम पीछे हटा लिया। उसकी नजरें आनंद के कंबल के ऊपर थी, जहां पर उसका दायां पांव मौजूद नहीं था। उसके चेहरे पर हमदर्दी की जगह कर्राहट और चिड़चिड़ेपन के एहसास उभर आए। आनंद, मुझे कोई जज्बाती बातें नहीं करनी है, सोनिया ने सपाट लहजे में कहा और अपना महंगा बैग ठीक किया। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब हमारा रिश्ता और नहीं चल सकता। मेरे मम्मी पापा कभी भी एक ऐसे इंसान के साथ मेरा रिश्ता नहीं करेंगे जिसकी एक टांग ही नहीं रही। आनंद को उसकी बात से जैसे करंट सा लगा हो। उसका बड़ा हुआ हाथ वहीं पर कांपता रह गया। क्या सोनिया, तुम ये क्या कह रही हो? हमारा प्यार, हमारे वादे, क्या वो सब झूठ थे? मुझे तो इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम मुझे छोड़ रही हो। आनंद की आवाज रोनेहार हो गई। सोनिया ने एकदम से कंधे उचका दिए। देखो आनंद, प्रैक्टिकल बनो। मैं एक इतनी खूबसूरत लड़की हूँ, मैं सारी जिंदगी एक लंगड़े पति की व्हील चेयर को नहीं घसीट सकती, वरना लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। ये अंगूठी वापस लो, मेरी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल खत्म है। उसने अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारी और साइड टेबल पर पटक दी। आनंद की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। सोनिया मुड़ी और बिना किसी अफसोस के कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद कमरे में मौत का सा सुकून छा गया।
मैं कोने में खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। मेरा दिल आनंद के लिए खून के आंसू रो रहा था। मैं जानती थी कि अपनों की बेरुखी जख्म से भी ज्यादा दर्द देती है। सोनिया के जाने के कुछ ही लम्हे के बाद आनंद का सब्र कांप उठा। वो फूट फूट कर रोने लगा कि क्यों बचाया तुम लोगों ने मुझे। वो जोर से चीखा था, मुझे मर जाने ही देते तो अच्छा होता। मेरी दौलत, मेरा स्टेटस, सब कुछ बेकार है जब कोई मुझे अपनाने को ही तैयार नहीं। मैं धीरे से उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आप अपने आप को संभालिए। उसने झटके से मेरा हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में जुनून था। तुम मुझे नहीं समझ सकती। भला तुम क्या जानो कि दुख क्या होता है। तुम तो एक आम सी नौकर हो। तुम्हारी जिंदगी में क्या ही परेशानी होगी। मुझे जहर लाकर दे दो। अब एक पल भी नहीं जीना चाहता मैं। उसकी बात मेरे दिल पर लगी। वो मुझे आम समझ रहा था। उसको क्या पता था कि मैं किन अंगारों पर चलकर यहाँ तक पहुंची थी। मैंने गहरा सांस लिया और उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गई। आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख आपको ही है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। आपने तो सिर्फ एक पाँव खोया है आनंद साहब, और एक मतलबी लड़की खोई है, पर मैं अपनी पूरी पहचान खो चुकी हूँ। आनंद हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मेरे लहजे की संजीदगी ने उसको खामोश करवा दिया था। मेरी कहानी सुनेंगे आप? मैंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैंने उनको वो बताया, वो सब कुछ जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। मैं एक अनाथ लड़की थी जिसको एक अमीर घराने ने बहू बनाकर नहीं, बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी बनाकर अपने घर में जगह दी थी। मुझे शादी की पहली रात ही स्टोर रूम में कैद कर दिया गया। मेरा पति अपनी माँ का ही गुलाम था, जो मुझे जानवरों से भी बुरा समझता था। आनंद खामोशी से सब कुछ सुनता रह गया। उसके आंसू रुक गए थे। मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। पर हद तो जब हुई जब मेरी नंद के पति ने मुझ पर गंदी नजर डाली। जब मैंने अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की तो उस इंसान ने उल्टा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। और जानते हैं आप मेरे पति ने क्या किया? मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की और जहां कलाई पर एक पुराना सा जख्म अभी भी मौजूद था, मेरे पति ने सच जानने की भी कोशिश नहीं की। उसने मुझे इतना मारा कि मैं अधमरी हो गई। उसने मुझे डाइवोर्स दे दी और आधी रात को घसीटकर गली के कीचड़ में फेंक दिया। मुझे मेरे मोहल्ले वालों ने भी नहीं उठाया। मैं सारी रात बारिश और कीचड़ में पड़ी रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। आनंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मुझे होश आया तो मैं इस हॉस्पिटल में थी, लवारिस और बेघर। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं आपकी तरह अपने आप को खत्म कर लेती, या फिर अपनी टूटी हुई हालत को समेटकर दोबारा से खड़ी होती। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया था और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ और लोगों का ख्याल रख रही हूँ। मैंने अपनी बात खत्म की और उठकर खड़ी हुई। आपके पास दौलत है, अपना खानदान है, और सबसे बढ़कर ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है, एक नई जिंदगी। आपका एक पाँव नहीं है तो क्या हुआ, आपका दिमाग और दिल तो जिंदा है ना। इसलिए मौत मांगना बंद कर दीजिए और उन लोगों को गलत साबित कर दीजिए जिन्होंने आपको ठुकरा दिया। मैं कमरे से बाहर निकल आई। आनंद काफी देर तक बिल्कुल खामोश बैठा रहा, जैसे वो पत्थर की मूरत बन गया हो। मेरी कहानी ने उसको हिलाकर रख दिया था। उसको अपना दुख भी अब छोटा सा लग रहा था। इस लड़की ने इतना कुछ सहकर भी हार नहीं मानी, तो फिर वो क्यों हार मान रहा था? उस रात आनंद ने पहली बार नर्स को बुलाकर खाना मंगवाया। अगले कुछ दिनों में उसका व्यवहार काफी बदल गया और अब वो मायूस नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कुछ था। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गया था। जब भी मैं उसके कमरे में जाती, वो मुझसे अपने दिल की बातें करता और मेरी इज्जत करता। उसको मुझ में एक ऐसा साथ देने वाली नजर आने लगी थी जिसने उसको जीने का मकसद दिया था। अभी आनंद तेजी से रिकवर हो रहा था कि कुदरत ने वक्त का पहिया फिर से घुमा दिया था। एक दिन मैं राउंड पर थी कि स्ट्रेचर पर एक पेशेंट को लाया गया। वो औरत बुरी तरह डर से कर्राह रही थी। डॉक्टर बता रहे थे कि उनको कैंसर की आखिरी स्टेज है। उनकी बात सुनी, मैंने फाइल उठाकर नाम पढ़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस पेशेंट का नाम ईशानी था। मैंने चौंक कर स्ट्रेचर की तरफ देखा और वो सूख कर काटा हो गई थी। बाल सफेद हो गए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। पर ये वही थी, मेरी जालिम सास, वो औरत जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। आज मेरे ही अस्पताल में, मेरे ही वार्ड में जिंदगी की भीख मांगने आई थी। वार्ड नंबर 2 के प्राइवेट रूम में मौत और जिंदगी से लड़ रही थी। बिस्तर पर हाँफ रही थी और उनके सिरहाने मेरा पति शशांक सर झुकाए हुए खड़ा था। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, शशांक ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे पहचानने की कोशिश थी
और फिर एकदम से उसके चेहरे का रंग फीका हो गया। वो शायद यकीन ही नहीं कर पाया था कि सामने खड़ी हुई ये नर्स वही देविका है जिसको उन्होंने गली के कीचड़ में फेंक दिया था। मैं खामोशी से माँ जी के पास गई। जैसे ही मैंने उनकी नब्ज चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। मेरी शक्ल देखते ही उनके हलक से एक आवाज निकली, देविका तुम। उनकी आवाज में बहुत दर्द और हैरत थी। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया कि जी, मैं देविका, यहाँ की इंचार्ज नर्स। डॉक्टर ने आपका चेकअप करने को कहा है। उनकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में समाने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैं पीछे हट गई थी। मुझे माफ कर दो बेटी, वो हिचकियां लेने लगी। देखो मेरा क्या हाल हो गया। मुझे कैंसर ने अंदर से खोखला कर दिया। शशांक जो अब तक खामोश था आगे बढ़ा। देविका हमें माफ कर दो, हम बर्बाद हो गए। मैंने शशांक की तरफ देखा। उसके कपड़े गंदे थे और चेहरे पर बहुत बेबसी थी। मैं कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन मेरे कदम में कपकपाहट थी। दिल जैसे सीने में अटक गया था। हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो चुकी थी। अजीब बात ये थी कि आंखों में न नफरत थी न बदले की आग, बस एक थकान थी, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या यही वो लोग हैं जिनसे मैं कभी डरती थी? क्या यही वो चेहरे हैं जिनकी वजह से मेरी रातें कांप कांप कर गुजरी थी? आज वही लोग मेरे सामने थे, कमजोर हालत में, टूटे हुए, लाचार, बेबसी की सूरत में। पर इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा दर्द छोटा हो गया था। मैं स्टाफ रूम में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी और आंखें बंद करते ही वही तस्वीरें सामने आ रही थी। स्टोर रूम की अंधेरी दीवारें, बारिश में भीगा मेरा जिस्म और शशांक का वो ठंडा चेहरा। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि इनकी मदद मत कर, लेकिन दूसरी आवाज और ज्यादा मजबूत थी कि तू नर्स है देविका, तू वो औरत नहीं है जिसे ये लोग कुचल गए थे। मैं उठी, अपने आंसू साफ किए और खुद को आईने में देखा। वहां कोई टूटी हुई बहू नहीं खड़ी थी, वहां एक औरत थी जिसने अपने जख्मों को छुपाकर दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना सीख लिया था। ये मेरी ड्यूटी थी, भागना अब मेरी फितरत नहीं रही थी। मैं फिर से वार्ड नंबर 2 की तरफ बढ़ी। कदम धीमे थे पर कमजोर नहीं। दरवाजा खुला तो वही सन्नाटा, सास की सांसें भारी थी। शशांक सर झुकाए हुए खड़ा था। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, बस प्रोफेशनल तरीके से मशीनें चेक की, दवाइयों का चार्ट देखा। अचानक लगा कि जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ रखकर बोझ बढ़ा रहा हो। मैं जानती थी कि वो सिर्फ एक पेशेंट नहीं था, ये मेरा बीता हुआ कल था जो आज मेरे सामने लेटा हुआ था। मेरे अंदर उथल पुथल मची हुई थी। क्या माफी देनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। और बदला? नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं उसकी सेवा करूंगी, लेकिन अपनी आत्मा को फिर से गिरवी नहीं रखूंगी। मैं अब किसी और की मजबूरी नहीं थी, मैं उनकी परीक्षा थी। आनंद का कमरा वार्ड नंबर 2 से ज्यादा दूर नहीं था। मैं जब भी उस तरफ से गुजरती, उसकी नजर अनजाने में मेरा पीछा कर लेती थी। वो पहले भी मुझे देखता था, लेकिन अब उसकी निगाहों में कुछ बदला बदला सा था, जैसे वो सिर्फ एक नर्स को नहीं, किसी के अंदर चल रही लड़ाई को देख रहा हो। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं वार्ड नंबर 2 से निकलकर दवाइयों की ट्रे लेकर आगे बढ़ी ही थी कि उसकी आवाज आई, देविका। मैं रुक गई। पहली बार उसने मेरा नाम ऐसे लिया था, बिना किसी सवाल के, बिना किसी मजबूरी के। मैं पलटी, जी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद देर तक जागता रहा था। आज तुम ठीक नहीं लग रही। मैंने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, कभी कभी ड्यूटी खत्म हो जाती है, पर अंदर की थकान नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार लगा कि वो सिर्फ अपने दर्द में बंधा इंसान नहीं रहा था। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, उसने धीरे से कहा। वार्ड नंबर 2 से आते वक्त मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। मैंने नजरें नीचे कर ली। कुछ पुराने चेहरे थे। आनंद ने जोर नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर कभी बोलना चाहो तो मैं सुन सकता हूँ, जैसे उस दिन तुमने मुझे सुना था। उसके लहजे में एहसान नहीं था, एक बराबरी थी। तो मैंने इस बात पर सिर हिलाया कि चलो अब आराम करो, तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना। वो हल्का सा मुस्कुराया कि ठीक होने की वजह अब मिल गई है। उसकी इस बात पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे से निकलते वक्त पहली बार दिल पर रखा पत्थर थोड़ा हल्का लगा। उस रात जब सब सो चुके थे, आनंद खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की लाइट्स, एम्बुलेंस की आवाजें, अस्पताल की खामोशी, सब कुछ वही था। पर अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि दर्द सिर्फ जिस्म का नहीं होता,
और हिम्मत सिर्फ चल पाने से नहीं मापी जाती। और उसी रात उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, अगर वो दोबारा खड़ा हुआ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उस औरत के लिए भी होगा जो टूट कर भी किसी को टूटने नहीं देती थी। आज अस्पताल के बरामदे में खड़ी हूँ, सामने वही हलचल है, स्ट्रेचर, डॉक्टर की आवाज़ें, दर्द और उम्मीद का मिला जुला शोर। मैं अब सिर्फ नर्स नहीं हूँ, मैं उस वार्ड की इंचार्ज हूँ जहाँ कभी मैं खुद एक लवारिस मरीज बनकर लाई गई थी। आनंद बाहर गाड़ी के पास मेरा इंतजार कर रहा है। वही आनंद, शहर के सबसे बड़े बिजनेस घराने का वारिस, जिसके नाम से कभी अखबार भरे रहते थे। लोहे और रबर से बने पाँव के सहारे वो अब बिना रुके चलता है। उसने अपने पापा का बिजनेस संभाल तो लिया, लेकिन घमंड नहीं अपनाया। आज उसकी पहचान सिर्फ एक बिजनेस टाइकून का बेटा नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए सहारा है जो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गए थे। उसने अपनी कंपनी के साथ एक ट्रस्ट शुरू किया, जहां एक्सीडेंट में घायल लोगों, औरतों और बेसहारा मरीजों की मदद होती है। हमने बहुत कुछ बड़ा नहीं चाहा, न शो ऑफ न दिखावा, बस एक सादा सी जिंदगी जहां पैसा जरूरत बनकर आता है और इंसानियत आदत बनकर रहती है। शाम को जब मैं घर लौटती हूँ तो चाय की खुशबू और आनंद की सादगी भरी मुस्कान मेरा इंतजार कर रही होती है। मैं आईने में खुद को देखती हूँ और सोचती हूँ, कभी मैं यही थी जिसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ इज्जत के साथ। और अब मैं पहचान नहीं ढूंढती, बल्कि अब मैं खुद ही पहचान हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।